दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं पंजाब में हुए सत्ता परिवर्तन पर, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ मुख्यमंत्री थे। अब तक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और इस त्यागपत्र के साथ पंजाब में एक बड़ी उथल पुथल शुरू हो गई है। नए नेता की तलाश शुरू हो गई है और इसके साथ ही कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती नज़र आ रही है। यहाँ इसे स्पष्ट रूप से समझ लें कि ये जो घटनाक्रम है ये हुआ कैसे है। दरअसल पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में 80 कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस को वहाँ बहुमत मिला था और कांग्रेस वहाँ बहुमत से सत्ता में आई थी। अगले वर्ष जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें से पंजाब भी एक है। पंजाब में चुनाव है और पंजाब के इन चुनावों में कांग्रेस इन चुनावों से ठीक पहले अपनी छवि को सुधारने के लिए वहाँ हाथ पैर मार रही है। 50 विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति को चिट्ठी लिखकर वहाँ अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग की थी, जिसके बाद चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई थी आज, जिसके अंदर अजय माकन और हरीश चौधरी दो पर्यवेक्षक थे केंद्र की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और हरीश रावत जो स्टेट राज्य में इंचार्ज हैं कांग्रेस के, उन्हें भी शामिल किया गया था। इन तीन लोगों की निगरानी में, इनकी देखरेख में चंडीगढ़ में मीटिंग की गई थी, जिसके अंदर 50 विधायक अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे, 30 विधायक अमरिंदर सिंह के साथ हैं। तो 80 विधायकों की जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, ये दो हिस्सों में वहाँ बट गई है, टूट गई है। और ये चुनाव की ठीक पूर्व संध्या पर हुआ है। अगले वर्ष के शुरू में वहाँ चुनाव होने वाले हैं पंजाब के अंदर और इसकी पूर्व संध्या पर वहाँ ये कांड हो गया है, जिसके अंदर कांग्रेस के फटने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो वहाँ अकाली दल को मिलेगा और भाजपा को मिलेगा। अकाली दल और भाजपा के बीच में दोबारा से गठबंधन हो सकता है। अकाली दल जो है, शिरोमणि अकाली दल, वो अब तक एनडीए का पार्टनर रहा है, एनडीए का सहयोगी रहा है, एनडीए से अभी हाल ही में बाहर आया, लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस के बीच में ये फूट होने से, कांग्रेस में फाड़ होने से इसका सीधा लाभ जो है वो अकाली दल और भाजपा को जाएगा। अब तक ये जो उदारवादी दल हैं, उदारवादी पूंजीवादी दल हैं, कांग्रेस जैसे ये दावा करते रहे हैं कि वे भाजपा के खिलाफ किसी तरह का विकल्प हो सकते हैं, भाजपा के खिलाफ एक विरोधी शिविर का वो निर्माण कर सकते हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर ये जो विभाजन हुआ है, जो फूट पड़ी है, इसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उदारवादी पार्टियां जो हैं, जो लिबरल पार्टियां हैं कांग्रेस जैसी, ये किसी भी तरह भाजपा का विकल्प नहीं हो सकती, बल्कि जहाँ जहाँ भी ये सत्ता में आएंगी वहाँ ये भाजपा के दोबारा सत्ता में आने के लिए रास्ता साफ कर देंगी। और पंजाब में ये कांग्रेस का ये जो हश्र हुआ है, कांग्रेस ये जो दो टुकड़ों में बटी है, इसके चलते निश्चित रूप से भाजपा के दोबारा सत्ता में आने के लिए जो है ज़मीन तैयार हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू जो अब कल तक जो है भाजपा में नेता थे, पंजाब के अंदर भाजपा के बड़े नेता थे, पहले भाजपा में शामिल हो गए थे वो, अब उसके बाद फिर अब कांग्रेस में आ गए हैं। उससे पहले वे कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में, तो वो छलांग लगा रहे हैं। तो उन्होंने इस मोबिलाइजेशन में अमरिंदर सिंह के ख़िलाफ़ बड़ी भूमिका अदा की है और कांग्रेस की ये जो आयराम गयाराम की राजनीति है, जिसमें वो भाजपा के साथ अपने नेताओं को साझे कर रही है, भाजपा के नेताओं को अपने अंदर ले रही है और उसके नेता जो है वो भाजपा के अंदर जा रहे हैं। तो इस सब के चलते एक तरह से ये दोनों के बीच में आयराम गयाराम की राजनीति चल रही है। भाजपा और कांग्रेस देश में पूंजीपतियों की सबसे बड़ी दो पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियां हैं जिनके बीच में नेताओं का ये जो आना जाना है ये लगातार लगा रहता है। पंजाब में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, तमाम राज्यों में भी नेता खुले फाटकों में जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में आते जाते रहते हैं और दोनों पार्टियां भारत की जो बड़ी बूर्जुआजी है, जो बड़े पूंजीपति हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके हितों को अभिव्यक्त करती हैं।
अब अमरिंदर सिंह ने आज गवर्नर से मिलकर, पंजाब के राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया और इसके बाद वे कांग्रेस छोड़ने की भी तैयारी में हैं। अपने 30 विधायकों के साथ वे कांग्रेस छोड़ेंगे और ये आंकलन किया जा रहा है कि वे शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के 2 टुकड़े होने से कांग्रेस की सरकार भी वहाँ गिर जाएगी पंजाब के अंदर, और ये बहुत हद तक संभव है कि अगर ये 30 विधायक इनके साथ जाते हैं तो शिरोमणि अकाली दल वहाँ सरकार बना ले और भाजपा का वरद हस्त शिरोमणि अकाली दल के साथ है, दोनों मिलकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो इन नेताओं के किसी भी तरह से, और इन पार्टियों के, इनकी पार्टियों के भी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के कोई सिद्धांत नहीं है, उसके नेताओं के कोई सिद्धांत नहीं है, और वे किसी भी तरह से जनवाद या धर्मनिरपेक्षता की प्रतिनिधि नहीं हैं। वे मौकापरस्त पार्टियां हैं, अवसरवादी पार्टियां हैं, और उनके अवसरवादी मौकापरस्त नेता हैं। उन्हें जहां जिस तरह की सुविधा दिखाई देती है तो वे उधर पार्टियों में हो लेते हैं। और क्योंकि ये पार्टियां अपने मूल रूप में एक ही राजनीति को, अडानी अंबानी को सत्ता में बनाए रखने की राजनीति को उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उसे अभिव्यक्त करती हैं, इसलिए इन दोनों पार्टियों में आपस में नेताओं के आने जाने में कोई समस्या भी नहीं है, उनके बीच में कोई चीनी दीवार नहीं है। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार को गिराने की इसी तरह से कोशिश हुई थी भाजपा के अंदर से। जो संघ समर्थक हैं उन्होंने योगी सरकार को पलटने के लिए एक बाकायदा मुहिम चलाई थी, और इस मुहिम का नेतृत्व सीधे केंद्र से नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद कर रहे थे। वे योगी सरकार को पलटकर, योगी एक तरफ तो योगी की जो लीडरशिप है जिसे वे केंद्र में अपने लिए ख़तरा मानते हैं, वे मानते हैं कि अगर योगी दोबारा चुनाव जीतता है तो वो संघ का और भाजपा का एक नया चेहरा हो सकता है। नरेंद्र मोदी उसे अपने लिए ख़तरा मानते हैं, अमित शाह भी खतरा मानते हैं, तो उन्होंने उसकी सरकार को गिराने की कोशिश की थी। असफल रही कोशिश, योगी की सरकार नहीं गिर सकी, वो बच गई। कितने समय के लिए बच गई हम नहीं कह सकते, हो सकता है आने वाले चुनाव से पहले ये फिर से गिर जाए। इधर गुजरात के अंदर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार को गिराकर अभी हाल ही में भूपेंद्र पटेल ने सरकार बना ली है। भूपेंद्र पटेल को सरकार का मुखिया बना दिया गया है। भूपेंद्र पटेल इसके लिए कोई उठापटक भी नहीं कर रहे थे और वे दरअसल लाइन में भी कहीं नहीं थे। केंद्रीय नेतृत्व ने ये देखते हुए कि वहाँ विजय रूपाणी को जो है उनको सत्ता से हटा दिया जाए। विजय रूपाणी दरअसल अगर आप देखें तो अमित शाह के आदमी थे, अमित शाह ने विजय रूपाणी को बनाया था, और वहाँ आनंदीबेन पटेल जो हैं उनके जो वहाँ कठपुतली नेता थे, उन सबको एक तरफ करके विजय रूपाणी को अमित शाह ने वहाँ चीफ मिनिस्टर बनवाया था। लेकिन विजय रूपाणी का वहाँ तख्ता पलट दिया गया और वहाँ भूपेंद्र पटेल, जो एक तरह से कोई चेहरा नहीं थे, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई वहाँ पहचान नहीं थी बड़ी राजनीति में, और उन्हें बेदाग माना जा रहा है, तो उन्हें लाकर जो है कुर्सी पर बैठा दिया, चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। और 16 सितंबर को यानी परसों उनके नेतृत्व में 24 विधायकों ने गुजरात के अंदर शपथ ले ली है। 24 विधायकों का ये मंत्रिमंडल, बिल्कुल नया मंत्रिमंडल वहाँ तैयार हो गया है। विजय रूपाणी जो हैं वो गुजरात में उनका जो काम है वो एक बिल्डर हैं, बिल्डर का काम करते हैं, और पाटीदार जो वहाँ कम्युनिटी है जो काफ़ी नाराज़ थी विजय रूपाणी के चीफ मिनिस्टर बनने से, और वहाँ आनंदीबेन पटेल के को पीछे धकेलने से, तो उनको भी इससे संतुष्ट कर दिया गया, उनको सेटिस्फाई कर दिया गया। और ये जो भूपेंद्र पटेल हैं ये चेयरमैन थे अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के, अहमदाबाद विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है बीजेपी में, तो इनको इसलिए वहाँ लाया गया है। अब अगर हम देखेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव की कोशिश की जा रही थी, असफल कोशिश रही, इधर गुजरात के अंदर बदलाव कर दिया गया है, और कांग्रेस ने ये तो भाजपा की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और गुजरात में, कांग्रेस ने पंजाब में अपना गार्ड चेंज कर दिया। इन सब के पीछे अगर हम देखें तो इन सब के पीछे एक कहानी काम कर रही है कि ये तीनों वो स्टेट हैं, वो राज्य हैं जिनमें अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव की पूर्व संध्या पर इनके अंदर ये बदलाव हो रहे हैं, और इन बदलावों के पीछे जो
एक हमें एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, वो है नए चेहरों को सामने लाने की, ऐसे चेहरों को सामने लाने की जो चेहरे राजनीति में लगभग अनजान हो, जो अभी तक सामने ना हो। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जितने भी चेहरे हैं ये सब काले पुत चुके हैं, इनके ऊपर कालिख लग चुकी है। दरअसल कोरोना काल में इतनी बुरी तरह से एक्सपोज़र हुआ है पूंजीपति वर्ग का और उसकी सरकारों का कि उसके जो भी मौजूदा नेता थे वो पूरी तरह से सख्ते में आ गए हैं, उनके चेहरे पर कालिख लग गई है, क्योंकि ये सरकारें जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। और जनता के लिए कुछ न कर पाने की स्थिति में ये जो लाखों की तादाद में लोग मरे हैं कोरोना के दौर में और जिन लोगों ने भुगता है, तो उनके सामने इनका ये जो काला चेहरा है ये पूरी तरह से नंगा हो गया है, इस पर से पर्दा उतर गया है। और इसके चलते अब ये तमाम पार्टियां, अकेली भाजपा नहीं, कांग्रेस भी साथ में, ये तमाम पार्टियां अपना जो है अपना गार्ड चेंज करने की, अपने नेताओं को बदलने की और इन नेताओं के बदलाव के जरिए अपनी सत्ता को किसी तरह से बचाए रखने की, सत्ता को हाथ में बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। गुजरात के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, ये पहली बार विधायक बने थे इस बार के चुनाव में, और इसलिए ये बहुत कोई जानी पहचानी हस्ती नहीं है। विजय रूपाणी को ये कहकर हटाया गया कि उनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन जनाधार तो भूपेंद्र पटेल के पास भी नहीं है। वे इनमें से कोई भी जनाधार वाला नेता नहीं है। दरअसल मामला तो बिल्कुल उल्टा है कि जो केंद्रीय लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो जनाधार वाले नेताओं को टिकने नहीं दे रहा, और जो जिन नेताओं का जनाधार समझा जा रहा था उनका सारा जनाधार कोरोना खा गया है। कोरोना के काल में उनका ये पूरा जनाधार जो है पूरी तरह से खिसक चुका है, ये ख़त्म हो चुका है और ये नेता पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। इनकी जो कलई थी वो पूरी तरह से खुल चुकी है। जनता के सामने, मेहनतकश जनता के सामने ये नेता पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। और अब जो केंद्रीय नेतृत्व है, नंगा तो केंद्रीय नेतृत्व भी हो चुका है। सबसे बुरी तरह अगर किसी का ग्राफ गिरा है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ग्राफ गिरा है, लेकिन वे ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वे एक तरह का मैनेजमेंट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो नीचे के नेता हैं उन्हें बदलकर, गार्ड चेंज करके, राज्यों के अंदर और ज़िलों के स्तर पर भी ये पूरा गार्ड चेंज करके वो किसी तरह से अपनी सत्ता को बचा सकें। लेकिन इनके खिलाफ भी पार्टियों के अंदर ये बात बहुत ज़ोरों से उठाई जा रही है। मसलन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी ये बात आ रही है। आरएसएस के अंदर ये बात, संघ की शाखाओं में और तमाम जगह पर उसके शीर्ष नेतृत्व में ये बात डिस्कस की जा रही है। बात आ रही है कि किसी तरह से अगर इन नेताओं को हटाकर इनकी जगह नए चेहरे ले आए जाएं, नरेंद्र मोदी की जगह अगर नितिन गडकरी को ले आया जाए। आरएसएस ये कोशिश कर रहा है, संघ ये कोशिश कर रहा है। तो जितनी बदनामी भाजपा की हुई है और जितनी कालिख उसके ऊपर पुती है कोरोना काल में, उसे किसी हद तक धोया जा सकता है। लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है, जनता को, वोटर को मूर्ख समझा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि चेहरों की अदला बदली से, इन नकाबों की अदला बदली से जो है किसी तरह से इस सत्ता को बचाया जा सकता है, किसी तरह से सत्ता फिर हासिल की जा सकती है आने वाले चुनाव में। तो जो राज्य आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि किन राज्यों के अंदर ये संकट खड़ा हो रहा है, उन तमाम राज्यों में संकट खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उन राज्यों में संकट खड़ा हो रहा है जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की पूर्व संध्या पर ये संकट खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्टी और उनके नेता ये नहीं समझते हैं कि चुनाव की पूर्व संध्या पर अगर गार्ड बदला जाता है तो एक तरफ तो पार्टी में फूट पड़ेगी, दूसरी तरफ ये मैसेज जाएगा, ये इंप्रेशन जाएगा कि पार्टी में गार्ड को इसलिए बदला जा रहा है कि कोरोना काल में पार्टी ने जो है बहुत बुरी तरह परफॉर्म किया है, पार्टी ने कोरोना काल में लोगों की मदद नहीं की और इसलिए गार्ड को बदला जा रहा है ताकि वो जो पद चिन्ह हैं, वो जो पैरों के निशान हैं पुराने नेताओं के, उन्हें किसी तरह से मेटा जा सके, उन्हें धोया जा सके। तो जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि ये मैसेज जाएगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं है। ये मैसेज जाए भी तो इस कीमत पर भी कि लोगों के बीच में मैसेज जाएगा और पार्टी के अंदर फूट पड़ जाएगी, पार्टी के अंदर दो धड़े हो जाएंगे। जिसको आप निकालेंगे वो अपने साथ जो है कुछ एमएलएज को लेकर जाएगा और पार्टी के अंदर दो शिविर बन जाएंगे। जो पंजाब में तो एकदम से दिखाई दे रहा है कि वो शिविर बन गए, गुजरात में वो ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये दो शिविर बन गए हैं।
और वहाँ विजय रूपाणी ने इस बात का बहुत ही बुरा माना है, जिस तरह से उन्हें पार्टी के निर्देश पर हटाया गया है। तो विजय रूपाणी और उनके जो समर्थक हैं वो बहुत ही बुरी तरह नाराज़ हैं और वे भूपेंद्र पटेल को जो है वहाँ समर्थन देने के, हालांकि उन्हें समर्थन देना पड़ा है लेकिन वो उसके पक्ष में नहीं थे, और इसीलिए भूपेंद्र पटेल जो हैं वहाँ अपना उप मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाए। उप मुख्यमंत्री बनाने में उन्हें बड़ी समस्या आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बिना उप मुख्यमंत्री के ही सरकार चलेगी, क्योंकि अगर वो किसी को भी उप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वहाँ तुरंत ही वहाँ पार्टी के बिखरने का खतरा है। हालांकि पार्टी तो बिखर रही है। भाजपा गुजरात के अंदर दो फाड़ हो चुकी है, वहाँ भूपेंद्र पटेल और विजय रूपाणी के बीच में भाजपा दो फाड़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में चाहे योगी जी की सरकार बच गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी योगी और योगी विरोधियों के बीच में जो है फूट पड़ चुकी है, और जिन लोगों को योगी जी की जगह लाने की कोशिश की जा रही थी उनके और योगी के बीच में वहाँ सीधे सीधे दो फाड़ हो चुके हैं और ये दरार पड़ चुकी है। तो इन तमाम स्टेट्स में, इन तमाम राज्यों में चुनाव की पूर्व संध्या पर ये पार्टियां जो हैं बिखर चुकी हैं, इनके बीच में अच्छी तरह दरार पड़ चुकी है, और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से पार्टियां एकजुट होकर चुनाव में प्रयास नहीं कर पाएंगी। तो ये हो क्या रहा है, ये दरअसल ये जो हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, ये वास्तव में पूंजीवाद का एक आंतरिक राजनीतिक संकट है, बहुत गहरा संकट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि चुनावों की पूर्व संध्या पर ये संकट बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है। और इस संकट को दरअसल कोरोना संकट ने 7वें आसमान पर पहुंचाया है। शायद ये संकट इस तरह का नहीं होता चुनाव की पूर्व संध्या पर अगर कोरोना नहीं होता। कोरोना ने दरअसल इन बूर्जुआ सरकारों की और इन बूर्जुआ नेताओं की पूरी तरह से पोल खोल दी है लोगों के सामने। लोगों को ये दिखा दिया है कि ये सरकारें और इनके नेता ये पूरी तरह से निकम्मे, भ्रष्ट और जन विरोधी हैं। ये लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, इनकी सरकारें लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगी। इस सेटिंग में, इस बैकड्रॉप में, इस पृष्ठभूमि में अब ये सरकारें और इनके नेता इस हद तक डिस्क्रेडिट हो गए हैं कि इनमें से कोई भी पार्टी और किसी पार्टी के समर्थक ये आशा नहीं कर सकते कि उनकी सरकारें जो हैं वे दोबारा चुनाव जीत जाएंगी। उन्हें लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो काम करेगा और जो वर्तमान सरकारें हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें गिरा दिया जाएगा। वोटर अपने तौर पर वोट के जरिए और कुछ नहीं कर सकता। वोट के जरिए वो कोई इनकलाब नहीं ला सकता, कोई बगावत नहीं कर सकता। यही कर सकता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट हैं उन्हें जो है मज़ा चखाए और उनका तख्ता पलट दे। तो ये जो इस तरह का बदलाव है, इस तरह का परिवर्तन है, यही वोटर ला सकता है। हालांकि इस परिवर्तन से हम पिछले 75 सालों में देख रहे हैं, 7 दशक से ज़्यादा हो गए, हम देख रहे हैं कि इस परिवर्तन से किसी तरह का कोई बुनियादी परिवर्तन लोगों के जीवन में नहीं आता। आप एक सरकार को गिरा देते हैं, आप गुजरात में भाजपा की सरकार को गिरा के कांग्रेस को ले आएंगे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार को गिरा के भाजपा को ले आएंगे, अकाली दल को ले आएंगे, उत्तर प्रदेश में योगी का तख्ता पलट के आप फिर कांग्रेस को ले आएंगे। इससे कोई फ़र्क लोगों की ज़िंदगी में इसलिए नहीं पड़ता कि ये सब पार्टियां जो हैं ये बड़े पूंजीपतियों की फ़ौज की बटालियंस हैं, अलग अलग बटालियंस हैं, और इनमें से कोई भी सत्ता में आ जाए, राज जो है वो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला करेंगे। आप किसी भी पार्टी को वोट दो, वोट जो है पूंजीपतियों की जेब में जाएगा, अडानी अंबानी की जेब में जाएगा। तो इससे कोई बड़ा बदलाव लोगों की जीवन में, लोगों की जीवन स्थितियों में नहीं होने वाला है। लेकिन इस वोट की राजनीति में वोट डालकर लोग इससे बड़ा कोई बदलाव ला भी नहीं सकते। तो जो बदलाव वो ला सकते हैं, उस बदलाव से ही, उस छोटे से बदलाव से और उस एक तरह से कहा जाए तो अर्थहीन बदलाव से, उस आधारहीन बदलाव से भी ये पार्टियां जो हैं ये बुरी तरह डरी हुई हैं और ये समझती हैं कि इनकी पार्टी की जो सत्ता है वो ख़त्म हो जाएगी इस बदलाव में। तो इसे बचाने के लिए ये पार्टियां जो हैं इस किस्म की उठापटक कर रही हैं और इस संकट को, जिसे कोरोना ने इस संकट को पैदा नहीं किया, संकट पहले से है, और ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है ये बार बार लंबे समय से लागू हो रहा है। और इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते ही ये था कि 1989 के बाद से कोई भी एक पार्टी की जो सरकार है, कोई भी एक पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बना पाई थी। तो ये पहली बार हुआ था कि कांग्रेस के कुकर्मों को देखते हुए लोगों ने बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट कर दिया था और भाजपा की सरकार बन गई थी।
2014 में नरेंद्र मोदी बड़े बहुमत से सत्ता में आ गया था, लेकिन वो सब बहुमत जो है वो धरा रह गया है, वो सारा जादू खो चुका है। कोरोना ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को भी नंगा कर दिया है। जिस तरह से उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार नंगी हुई थी, उसी तरह से अब नरेंद्र मोदी की सरकार नंगी हो गई है। और इन तमाम सरकारों के खिलाफ, इन तमाम पार्टियों के खिलाफ एक जो क्रांतिकारी संकट पैदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है। उस संकट से तो ये तमाम पार्टियां, तमाम शासक वर्ग उसके प्रति अंधे हैं, बेखबर हैं। ऐतिहासिक तौर पर ये उस राजनीतिक अंधता के शिकार होते हैं जिसमें ये आने वाले संकट को, आने वाली क्रांति को कभी नहीं देख पाते। लेकिन इनकी जो अल्प दृष्टि है, इनकी जो छोटी सी जो इनकी नज़र है वो जहाँ तक जाती है वहाँ तक इन्हें अपना विनाश जरूर दिखाई दे रहा है सभी पार्टियों को जो सत्ता में बैठी हुई हैं। विपक्ष में बैठी हुई पार्टियाँ, बूर्जुआ पार्टियाँ, वे खुश हो रही हैं कि उनको जो है अपने आप ही फल जो है, सत्ता का फल जो है उनकी झोली में गिर रहा है। वे भी ये नहीं देख पा रही हैं कि एक बड़ा क्रांतिकारी संकट आ रहा है, लोगों का विश्वास जो है इन तमाम पार्टियों से उठता जा रहा है। लेकिन वोट की राजनीति में उस अपनी अल्प दृष्टि का इस्तेमाल करके वो ये देख पा रही हैं कि ये मसलन पंजाब में अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल खुश है कि वो सत्ता में आ जाएगा कांग्रेस की फूट का लाभ उठा के। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को आशा बंधी हुई है, गुजरात में कांग्रेस को आशा बंधी हुई है कि वो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन ये सही है कि इस दौर में, ये जो कोरोना का दौर गया है, इसमें जो जनता है, जो मेहनतकश जनता है, वो ना कांग्रेस से खुश है और ना भाजपा से खुश है। उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा है कि किस तरह से कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, वो पंजाब के अंदर किसानों को धमका रहा है कि पंजाब में आंदोलन करने की ज़रूरत ना करें, पंजाब में आंदोलन ना करें, पंजाब से बाहर जाकर के आंदोलन करें। पंजाब में अभी आपने देखा मोगा के अंदर किसानों के आंदोलन पर अमरिंदर सिंह ने लाठीचार्ज कराया और वो किसानों को लगातार धमकाता रहा है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी किसानों को धमकाता रहा है। योगी किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश में असंभव बनाने के लिए योगी ने हरचंद कोशिश की है, हर कदम उठाया है। और इसी तरह से गुजरात के अंदर ये जो पाटीदार कम्युनिटी है, ये किसान कम्युनिटी है और इनका काफ़ी वहाँ अपने आप में रसूख है। तो ये जो तमाम सेक्शंस हैं, ये जो हिस्से हैं किसानों की, इनको खुश करने के लिए, पाटीदार कम्युनिटी को खुश करने के लिए, पटेल्स को खुश करने के लिए भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये किसान आंदोलन ने भी, हमने कोरोना का जिक्र किया, उसके साथ ही किसान आंदोलन ने भी शासक वर्गों के बड़ी बूर्जुआजी के संकट को आसमान में पहुंचाया है। और निश्चित रूप से किसानों के हाथ में तो सत्ता नहीं दे सकते, लेकिन जो किसान कम्युनिटी हैं, जो जातियां हैं जो किसानों के बीच में अपना रसूख रखती हैं, उनके जो बूर्जुआ प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में सत्ता निश्चित रूप से दे सकते हैं और दे रहे हैं। भूपेंद्र पटेल को जानबूझकर इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि पाटीदार कम्युनिटी जो है उसे खुश किया जा सके। पाटीदार कम्युनिटी से जो किसान आते हैं ताकि उन्हें जो है खुश किया जा सके और उनकी जो वोट हैं उन्हें ठगा जा सके। तो आप देखिए किसान समुदाय के अंदर भी ये लोग, उनके जो बूर्जुआ प्रतिनिधि हैं, बूर्जुआ वर्ग के अंदर जो उनके प्रतिनिधि हैं, उन जातियों के जो लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में सत्ता दे रहे हैं। तो किसानों की, मजदूरों की आंख में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फिर से धूल झोंकने की तैयारी हो रही है चुनाव की पूर्व संध्या पर। और उन्हें जातियों में, धर्मों में बांटकर उन्हें कमज़ोर करने की जो है ये कोशिशें हो रही हैं, जिसमें एक तरह का तिलिस्म खड़ा किया जा रहा है। ये जो गुजरात के अंदर किया गया, एक तिलिस्म खड़ा किया जा रहा है। और इसी तरह से अभी पंजाब के अंदर कांग्रेस गैर सिख मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है। वो इसलिए तलाश कर रही है, उसे लग रहा है कि जो सिख कम्युनिटी है वो तो शिरोमणि अकाली दल की तरफ जाएगी और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इससे निकल के शिरोमणि अकाली दल की तरफ जाएगा। इसलिए जो गैर सिख वोट हैं, जो गैर सिख मत हैं, उन्हें कांग्रेस हथिया ले, उन पर कांग्रेस कब्जा कर ले। तो उन मतों को, गैर सिख मतों को हथियाने के लिए, नॉन सिख कम्युनिटीज़ को खुश करने के लिए वहाँ इस समय एक ऐसे मुख्यमंत्री की तलाश की जा रही है जो सिख ना हो। तो आप देखिए किस तरह से गुजरात में जाति का खेल खेला जा रहा है, पंजाब में धर्म का खेल खेला जा रहा है। और इस जाति और धर्म के आधार पर मेहनत का जनता को बांटकर, उसकी वोटों को ठग कर फिर से ये पार्टियां जो हैं, जो बड़े पूंजीपतियों की पार्टियां, ये सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं। ये
एक बड़ा खेल है और ये सिर्फ मेहनतकश जनता को बांटने के लिए नहीं बल्कि आपस में भी ये जो बूर्जुआ पार्टियां इस तरह के खेल खेलती हैं जिसमें मेहनतकश जनता के हिस्सों को अपने पीछे बांधने के लिए सिख और गैर सिख, पटेल और गैर पटेल, इन हिस्सों को अपने पीछे बांधने के लिए ये इनके बीच में एक कसरत चलती रहती है। इनकी पूरी राजनीति इन प्रतिक्रियावादी समीकरणों पर खड़ी होती है, इन रिएक्शनरी इक्वेशंस पर खड़ी होती है, क्योंकि किसी भी तरह से किसी भी तरह के प्रगतिशील समीकरण जो हैं, किसी भी तरह के उन्नत समीकरण, किसी भी तरह के जनवादी समीकरण ये लोगों को नहीं दे सकते। किसी भी तरह की जनवादी अवधारणाएं ये लोगों के बीच में प्रचारित नहीं कर सकते। तो ये जो दे सकते हैं वो इस प्रतिक्रियावाद का अंधेरा दे सकते हैं, जातिवाद का अंधेरा दे सकते हैं, धार्मिकता का अंधेरा दे सकते हैं, सांप्रदायिकता का अंधेरा दे सकते हैं, और वो ये बांट रहे हैं। आप देखेंगे इनका जो असली रंग है इन पार्टियों का और इनके नेताओं का, इस रंग को अगर आपको देखना हो तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से चुनाव की पूर्व संध्या पर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि चुनाव की पूर्व संध्या पर किस तरह से पार्टियां धर्म और जाति की जो सबसे पिछड़ी इक्वेशंस हैं, उसके जो सबसे युग पिछड़े समीकरण हैं, उनको लेकर के उनको खोलकर बैठ जाती हैं, उनकी पोटली खोलकर बैठ जाती हैं और अपना माल जो है उसमें बेचने लगती हैं। कोई सिखों के नाम पर माल बेचेगा, सिक्खी के नाम पर माल बेचेगा, तो कोई गैर सिक्खी के नाम पर माल बेचेगा, कोई पटेल कम्युनिटी के नाम पर माल बेचेगा, पाटीदारों के नाम पर माल बेचेगा, कोई गैर पाटीदारों के नाम पर माल बेचेगा, और इस सब में मेहनतकश जनता को बेवकूफ़ बनाकर उसकी वोटों को ये नेता जो है ठग लेते हैं। इनका जो क्राइसिस है, इनका जो संकट है, वो चरम की तरफ जा रहा है। इस सब उठापटक के बीच में, इनकी सारे खेल के बीच में जो संकट है, जो वास्तविक संकट है, आर्थिक और राजनीतिक संकट है, वो किसी तरह से काबू नहीं आने जा रहा है, वो आसमान की तरफ जा रहा है। और ये संकट जो है ये निश्चित रूप से बढ़ता जाएगा, इसकी स्पाइरलिंग होती जाएगी। ये ठीक है कि चुनावों के बाद ये संकट किसी हद तक हल हो जाता है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस आगे पीछे हटता हुआ ये संकट आखिर में बहुत तेज़ी से आगे की तरफ विकास कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसकी स्पाइरलिंग हो रही है और इसको ये पार्टियां ख़त्म नहीं कर सकती। ये नेतृत्व इसे ख़त्म नहीं कर सकता। लोग इन तमाम पार्टियों से पूरी तरह से खिन्न हैं, इनसे पूरी तरह से नाराज़ हैं, और इस नाराज़गी का एक क्रांतिकारी विस्फोट होना लाजमी है। ये विस्फोट आज हो या कल हो, ये गुस्सा लोगों के अंदर, मेहनतकश जनता के अंदर बढ़ता जा रहा है, और ये गुस्सा किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा इन तमाम पार्टियों के खिलाफ है, मुख्य रूप से इन दो पार्टियों के। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, सपा और बसपा जैसी पार्टियां, टीएमसी जैसी पार्टियां, उनके खिलाफ भी गुस्सा है। इसलिए बार बार ये होता जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी ये पार्टियां सत्ता और शासन में बैठी हैं, वहाँ इनकी जो, अगर ये हार भी नहीं रहे तो इनकी सीट बड़ी तेज़ी से कम हो रही हैं। इस बार आप जानते हैं गुजरात के अंदर जो सीट हैं वो 100 तक सीमित होकर के रह गई थी, और जहाँ भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिला करता था। तो ये जो ग्राफ है इन पार्टियों का, वो नीचे गिर रहा है, और इस ग्राफ के साथ ही लोगों का जो गुस्से का ग्राफ है, लोगों के जो आक्रोश का ग्राफ है, वो बढ़ता जा रहा है। और अगर किसी चीज़ की हम कमी देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक वास्तविक क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी, मजदूर वर्ग की ऐसी पार्टी की कमी हम देख रहे हैं, उसका अभाव देख रहे हैं, जो इस आक्रोश को एक स्वर दे सके, इसे क्रांतिकारी स्वर दे सके, इसे नेतृत्व दे सके, इसे दिशा दे सके। इस नेतृत्व और दिशा के अभाव में, एक ऐसी पार्टी के अभाव में, एक क्रांतिकारी कार्यक्रम के लिए संघर्ष के अभाव में हम देख रहे हैं कि बूर्जुआजी सत्ता थामे बैठी है। बूर्जुआजी इसलिए सत्ता नहीं थामे बैठी है कि मेहनतकश जनता इन पार्टियों का समर्थन करती है, बल्कि मेहनतकश जनता को इन पार्टियों का समर्थन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम क्रांतिकारी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्रांतिकारी विकल्प का जो प्रस्तुतिकरण है, वो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे वक्त में, युवाओं के सामने, मजदूर वर्ग के सामने। और हमें इस बात की पूरी आशा है कि आने वाले समय में युवा और मजदूर इस चुनौती को कबूल करेंगे, इसका सामना करेंगे, और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम के लिए इस संघर्ष को संगठित करने में, इसको नियमित करने में वो अपना योगदान देंगे। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, और हम आपके बीच में इस तरह के कार्यक्रम फिर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सलाम।